अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मुनीज़े जहांगीर जो होस्ट हैं रेगुलर इस प्रोग्राम की सालाना तातीलात पर हैं, इसीलिए इस शो को होस्ट करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज के शो में 2018 के इंतखाबात की, जिससे कबल सियासी जमातों का एक बड़ा इम्तिहान है। हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखने वाली इन सियासी जमातों के लिए इनकी मकबूलियत इस वक्त का बड़ा इम्तिहान है। इस्लामाबाद के हल्का NA 53 से शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान, मेहताब अब्बासी और आयशा गुलालई के कागजात मुस्तरद हुए हैं और इसके बाद इन उम्मीदवारों ने अपने ट्रिब्यूनल में मामला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। वफाक, पंजाब, KPK, सिंध और बलोचिस्तान में कौन सी जमातें इस वक्त अक्सरियत में हैं, इस पर भी इस शो में बात करेंगे। और इसीलिए आज हमने सोचा कि आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद से, हमारे साथ होंगे हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। साथ में पंजाब में हम रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ अनवार हाशमी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। और बलोचिस्तान से हमारा साथ देंगे हमारे ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद, जबकि कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रफ़त सईद साहब। और पेशावर को हम नहीं भूले हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और ये सूरत हाल हमें बताएंगी हमारी ब्यूरो चीफ हैं पेशावर में फरजाना अली वो। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे वफाक का, और वफाक में तारिक चौधरी साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि असल मसला अगर देखें तो इस्लामाबाद ही को फतह करने का है। तहरीक इंसाफ दावे कर रही है, जरदारी साहब दावे कर रहे हैं, नून लीग दावे कर रही है, हंग पार्लियामेंट नहीं होगी, पूरा इक़्तिदार हमारा होगा। तहरीक इंसाफ ने ये कहा है। आप बताएं कि सिचुएशन है क्या असल में? देखिए, अभी ये दावा तो नहीं किया जा सकता कि इस्लाम का है या पंजाब किसका होगा। अभी तो एक मरहला ख़त्म हुआ है और आज जो है सिक्योरिटी की आखिरी तारीख थी और कुछ चीज़ें वाज़ेह हो चली हैं कि कौन सी पार्टी किस हल्के से किस कैंडिडेट को पुट करेगी और उसका मुकाबला कौन करेगा। अभी चूँकि 2-3 रोज़ बाद जो है 22 तारीख से जहाँ कहीं फैसले ऐसे हुए हैं, किसी के कागजात मुस्तरद हो गए हैं, तो उनको मौका मिलेगा कि वो टर्मिनल में जाएँ। तो 27 तारीख तक जो है ये एक मरहला होगा। उसके बाद 29 तारीख को हतमी फरीज जो है वो अवेजा होगी। तो यहाँ तक तो अभी ये बात तय नहीं हुई कि किसने किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मसला है कि 2 बड़ी पार्टियाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिंध तक इस फिलहाल महदूद है और उसके पास पंजाब में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों अपने कैंडिडेट्स का हतमी फैसला नहीं कर पाई। आज हमारे पास इतला आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो कैंडिडेट्स थे बाकी मानदा, अगरचे उन्होंने फैसला किया है कि 240 हलकों से वो कैंडिडेट्स जो हैं पुट करेंगे और कुछ हलकों में वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन आज शाम को इतला यही कि अभी फ़िलहाल 2-3 दिन मज़ीद वो फैसला नहीं करेंगे। और चूँकि एहतजाज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अजला से लोग आ रहे हैं बनी गाला और यहाँ पहुँचकर अपनी बात वो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक फ़ैसला ये किया गया है जो इतला है कि सर्वेज़ होंगे, इंटरनल सर्वे होंगे और हो सकता है कि बहुत सी सीटों पर फैसले जो हैं वो दोबारा रिवर्स कर दिए जाएं या किसी और को नज़रसानी का मौका दिया जाए। इसी तरह जो ख़वातीन की रिजर्व सीटें हैं उसके बारे में कल इमरान खान साहब ने कहा, जब उनको शिकायत मिली है कि जी उन ख़वातीन की जो तरजीही लिस्ट है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। 17 ख़वातीन को कौमी असम्बली पर टिकट जारी किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उसमें भी टेक्निकली मामला यह है कि अब एक फ़हरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चूँकि जा चुकी है, तो मेरा ये ख्याल है और इलेक्शन कमीशन के कवानीन भी कहते हैं कि उस लिस्ट को रिवर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके जो पार्लिमानी पार्टी है, उसका जो पार्लिमानी बोर्ड है वो लाहौर में बैठा हुआ है और इंडिविजुअली तो बहुत से कैंडिडेट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, लेकिन बल्क में कैंडिडेट्स की तादाद का, कैंडिडेट्स के टिकट्स का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन यहाँ सबसे जो दिलचस्प आज सूरत हाल रही है वो जो एक सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपसेट जिस तरह होता है किसी बहुत बड़े टूर्नामेंट में, इमरान खान साहब के NA 53 से कागजात नामजदगी जो थे वो टेक्निकल बुनियाद पर मुस्तरद कर दिए गए। कहा यह गया कि जो बयान हल्फी के शिक N है उसके तहत उम्मीदवार ने वो काम बताने होते हैं जो उसने मफादे आमा के तहत किए। तो चूँकि जो मुतल्लिका ऑफिसर थे उन्होंने बयान हल्फी को नामुकम्मल पाया तो उन्होंने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। लेकिन साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी हल्के से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी जो कि इस NA 53 कैपिटल से भी लड़ना चाह रहे थे, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर KP सरदार मेहताब अब्बासी उनके कागजात भी इसी बुनियाद पर मुस्तरद हो गए। और जो आयशा गुलालई जिन्होंने चैलेंज किया था तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। और एक और इंटरेस्टिंग इतलाई
कि हाशमी साहब उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मियाँ वाली के एक हल्के से भी इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं, लेकिन लाहौर से, बन्नू से और कराची से उनके कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक ही कैंडिडेट है, उसके क्वाइफ भी वही हैं, लेकिन 2 हल्कों में उनके कागजात जो है मुस्तरद हो जाते हैं और 3 हल्कों से एक्सेप्ट हो जाते हैं। इस पर डेफिनेटली बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की कानूनी और सियासी बहस शुरू होगी। ठीक है, कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, लेकिन अपील का हक रखते हैं, अपील की भी जाएगी। देखना यह है कि सूरत हाल क्या रहती है। उसके बाद वोट जो है वो कागज बड़ी अहमियत रखता है, वो किसके हक में लोग कास्ट करेंगे। आपने कहा कि अनवार हाशमी साहब बेहतर बता पाएंगे मियाँ वाली के हवाले से, तो अनवार साहब मैं आपके पास आऊंगी। पहले तो ये बताइएगा कि इस्लामाबाद का जो इक़्तिदार है, जैसा कि अभी बात कर रहे थे चौधरी साहब, इसका फैसला तो पंजाब ही में होता है, हम यही देखते आए हैं। और पिछले 2 सालों में हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि बड़ी जमातें जो हैं, तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, यहीं पर अपने मोर्चे संभाले बैठी हैं। तो क्या कुछ फ़ायदा हुआ है इन पिछले 2 सालों में इस मुहिम का? कुछ कमी आई है? नून लीग का जो हिमायत है उसमें कुछ कमी ला पाए ये लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ? देखिए आसमा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 2018 का इलेक्शन जो है वो सबसे बड़ा मार्का पंजाब में ही लड़ा जाएगा। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और उसके अलावा जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं वो अगरचे 7 नशस्तें कम हुई हैं और 141 नशस्तें जो एक बड़ी तादाद है, उसका फैसला जो है वो पंजाब में होना है। और 2013 में आप देखें कि 90% नशिस्तें जो है पंजाब में कौमी असम्बली की वो मुस्लिम लीग नून जो है वो ले गई थी, और बाकी जो थोड़ी सी तादाद बची थी वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हिस्से में आई थी, जो कि इंतहाई कम तादाद थी। अब देखना ये है, अब इतना बड़ा ये मार्का है, तो जो पीटीआई अगर दावा कर रही है कि अगला इलेक्शन वो जीतने जा रही है, या जो तसर दिया जा रहा है, तो असल देखना ये है कि इतना बड़ा गैप जो है कि फ़र्ज़ करो 126 सीटें 141 में से मुस्लिम लीग नून ने अगर ली हैं तकरीबन, तो उसके और पीटीआई ने जो है वो 6 से 7 या 8 सीटें ली हैं, तो ये 100 से ज़्यादा का गैप जो है वो एकदम पीटीआई ने क्या किया है कि वो कवर कर लेगी। तो इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन वाकई मेरिट पे होने जा रहे हैं, शफाफ होने जा रहे हैं, या कोई तस्वर एक जो कायम किया जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको हटाया जा रहा है, एक ये तस्वर कायम किया गया है, एक सजा बनाई गई है। और दूसरी चीज जो इफेक्ट करेगी, अभी नवाज शरीफ के जो केसेस का फैसला अगर इलेक्शन से पहले आ जाता है तो उसके बाद भी कुछ सूरत हाल जो है वो चेंज होगी, फिजा चेंज होगी। लेकिन जो अभी मैं इस फेज में आखिरी बात करना चाहता हूं कि 2013 में भी पीपल्स पार्टी मैदान से गायब थी। उस वक्त उनके पास ये जवाब था कि यहाँ पे सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी खुल के इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और इसलिए मुकाबला जो है वो पीटीआई और नून लीग के दरमियान हो गया था। अब जो है इस दफ़ा ये तवक्को की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी एक दफ़ा मैदान में आएगी। 5 साल वो तकरीरें ज़रूर करते रहे, लेकिन अभी मैं दूसरे फेज़ में जब आपको हकायक बताऊंगा कि बड़े बड़े ऐसे लीडर हैं पीपल्स पार्टी के जिन्होंने इस दफ़ा जो है वो एप्लीकेशन ही नहीं जमा करवाई और वो उम्मीदवार ही नहीं बने, तो इसका मतलब है मैदान पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर पंजाब में छोड़ दिया है, तो जिससे ये वाज़ेह तासुर मिलता है कि वो सिंध तक महदूद रहना चाहती है। इस पर मज़ीद डिस्कशन हम कर सकते हैं। बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम बात करेंगे उस दावे की भी जो जरदारी साहब करते रहे हैं कि हम ही पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन हमारे तक इत्तलात ये भी पहुंची है अनवार के यहाँ तो इनको लोग ही नहीं मिल रहे थे टिकट्स देने के लिए। इस पर भी मैं यकीनन आपसे बात करूंगी। आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद रहना चाहती है, तो सिंध की बात हो रही है तो हम रफत सईद की जानिब रुख कर लेते हैं। रफत साहब आप बताइएगा कि कराची की पहले अगर मैं आपसे बात करूं, हर इलेक्शन में दावा किया जाता है MQM की जानिब से कि पहले हम CM अपना लाएंगे इस इलेक्शन में, और उसके बाद ख्वाब दिखाया जाता है कि जब अगला इलेक्शन होगा तो उसमें हम PM भी अपना लेकर आएंगे। लेकिन अभी सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। कराची में तो दिखाई ये देता है कि MQM के लिए अब ये कहना भी मुश्किल हो जाएगा कि इस सीट पर MNA हमारा होगा। देखिए आसमा, मैं जैसा कि अनवार भी कह रहे थे कि पंजाब में इलेक्शन होगा, तो मैं ये कहूँगा कि पंजाब और कराची का इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होगा, और कराची में कुछ ऐसे नताइज सामने आएंगे कि जो इससे पहले नहीं देखे होंगे, और इस किस्म की डायनेमिक्स बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता कि रिज़ल्ट बड़े मुख्तलिफ होंगे। और अगर ये कहना बेजा ना होगा कि इस तरह कराची के हवाले से एक चाइना कटिंग का एक मामला आता था, तो मेरे ख्याल में इंतखाबी हलकों की चाइना कटिंग जिस अंदाज से की गई है वो इस तरीके से प्लान की गई है कि उसमें एक पार्टी बड़ा वाज़ेह तौर से नज़र आ रहा है कि उसको सीटें देना है, उसको सीटें निकालना है, वो हलके उसे देने हैं।
तो ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई है। तो मैं उसे चाइना कटिंग से तशबीह दूंगा। जिस तरीके से अब जिस हल्के से इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, गुलशन इकबाल का इलाका है, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, बहादुराबाद का कुछ, तो उस हल्के की कटिंग इस तरह की हुई है कि यकीनन उससे जो है तहरीक इंसाफ ही सीट निकालेगी। अब जहाँ तक रही आपने माफ़ कीजिएगा MQM की बात की, तो MQM की तकसीम अभी भी मौजूद है। गो के फारूक सत्तार और वो डॉक्टर खालिद मकबूल एक दूसरे से मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में तकसीम मौजूद है, शिकायतें मौजूद हैं और उसके नताइज इंतखाबात में सामने आएंगे। MQM उस तरीके से नशिस्तें नहीं ले पाई। कुछ हल्के कराची के जो आउटर सर्किल हैं वो मजहबी जमातों के उसमें आते हैं, तो वहाँ MMA खासी एक्टिव नज़र आती है। उस प्लेटफॉर्म से भी सीटें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर से कराची के नताइज हैरानकुन भी होंगे, मुख्तलिफ भी होंगे। और पीपल्स पार्टी यकीनन उसमें, अब पीपल्स पार्टी अंदरूनी खाना ये बात समझ चुकी है कि सिंध उनके पास ज़रूर आएगा। जो सूरत हाल बनी है, आसिफ जरदारी गो के पूरे मुल्क की बात कर रहे थे कि वो मरकज़ में भी होंगे, KPK में भी होंगे, और जो बलूचिस्तान असम्बली में जो बहरान आया था पिछली हुकूमत में, जो सेनेटर्स जिस तरीके से सेनेट के इंतखाबात हुए उसमें लगा कि उनका खासा इन्फ्लुएंस वहाँ भी मौजूद है, तो लेकिन अब सिंध तक ही महदूद रहेगी। लेकिन MQM की सूरत हाल वो नहीं होगी जो माजी में हुआ करती थी। ठीक है, वो सूरत हाल नहीं होगी MQM की जो माजी में हुआ करती थी। और इसमें कितना है PSP का, रफ़ा साहब मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं। फरजाना, पेशावर से आप मौजूद हैं हमारे साथ। हमने देखा 2002 का इलेक्शन, हमने देखा मुत्तहिदा मजलिस से अमल को इक़्तिदार मिला, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई। फिर 2008 के इलेक्शन को ले लीजिए, ANP को इक़्तिदार मिला, कोई तब्दीली नहीं ला पाई, और तब्दीली ही के नाम पर फिर इक़्तिदार हासिल किया 2013 में PTI ने। लेकिन उसके बावजूद आप क्या समझती हैं, कुछ तब्दीली आई है या वो तब्दीली नहीं आई और अब इलेक्शन के बाद कुछ और तब्दीली हमें दिखाई देगी KPK में? देखिए आसमा, खैबर पख्तूनख्वा में 2018 का इलेक्शन इस लिहाज से 2002 और 2013 से मुख्तलिफ होगा कि पहले जितने भी इलेक्शन हुए तो हम अक्सर कहा करते थे कि बॉर्डर पार की सूरत हाल या बैनुल अक़वामी सियासत उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती थी, जिसका नतीजा हमें पहले MMA की सूरत में और फिर कौम परस्त पार्टियों की सूरत में देखने में मिला, और फिर उसके बाद हमने 2013 में देखा कि तब्दीली आ गई। तो इस लिहाज से जो अभी जो इलेक्शन 2018 का हो रहा है उसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ये टोटली परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होगा और हर पार्टी ने जो जो कुछ किया है, अगर अच्छा किया है तो वो भी अपनी सीट निकालेंगे, नहीं किया तो वो भी। तो जरा PTI का हमें बता देना फरजाना, अच्छा किया है बुरा किया है, PTI ने क्या किया है वहाँ पर, थोड़ा हमारे देखने वालों को बताएं। जी, मैं यही बता रही थी कि तहरीक इंसाफ की जहाँ तक बात आती है तो तब्दीली के नारे के साथ ये लोग आए थे। इनकी परफॉर्मेंस को मेरा ख्याल में बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता और बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता। मैं इसको बैलेंस देखती हूँ। कहीं पे लोग इनसे खफा हैं क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। तहरीक इंसाफ का जो एक बुनियादी मसला है वो ये है कि उन्होंने जब तब्दीली का नारा लगाया तो खान साहब ने एक तखयलाती दुनिया अपने इर्द गिर्द बना ली और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को या फाटा के लोगों को ये बावर करवाया कि वो एक नया खैबर पख्तूनख्वा या नए पाकिस्तान की एक झलक यहाँ पे दिखाएंगे, जो कि मेरा ख्याल में अगर आप ज़मीनी हकाइक को मद्देनजर रखें तो 5 सालों में मुमकिन नहीं होता। फिर उनके तकरीबन 2 से 2.5 साल जो है वो धरनों में भी निकल गए, जो उन्हें वहाँ पर कुछ कुव्वतों ने बिजी कर दिया। तो वो ये सूबा जो था बिल्कुल एक लावारिस सूरत में पड़ा रहा। फिर वो किस्सा जब ख़त्म हुआ और वो वापस आए तो उन्होंने जो एक बहुत अच्छा काम किया वो बहुत ज़्यादा अच्छी कानून साजियाँ थी, लेकिन यहाँ भी फिर तहरीक इंसाफ मार खा गई कि वो जो अच्छी कानून साजियाँ उन्होंने की थी, बहुत अच्छे अच्छे कवानीन बनाए, जैसे RTI का कवानीन, एहतसाब का कवानीन, इसके अलावा भी कई हैं, यू नेम इट, तो वो उसी में अब खुद ही फंस के रह गए। तो वो जो चीज़ें थी वो उनके गले का यूं कहें कि हड्डी बन गई। अब वो निगल सकते थे ना उगल सकते थे। एहतसाब को ताले लग गए तो वो लोग उनसे मायूस हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद अब इनको आखिर में ख्याल आया पिछले साल कि हमने तो कोई मेगा प्रोजेक्ट ही नहीं किया, तो अब क्या किया जाए। तो अब उन्होंने क्या किया कि BRT के नाम पर पूरा पेशावर खोद के रख दिया। अब ये मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि खान साहब देखें, कोई जो पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल है, एक तो इसमें
जमहूरियत उस तरह से फलती फूलती नहीं है जैसा कि होना चाहिए, जिसको हम जमहूरी अदवा या जमहूरी हुकूमतें कहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके, यहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं, यहाँ पर सूरत हाल बहुत खतरनाक रही है, अब जाके अमन बहाल हुआ है कुछ 1-2 सालों में। तो इसमें इतनी बड़ी फिजा बनाना फिर मुमकिन नहीं था। तो मेरा लोगों का मतलब जो एक ख्याल है और हम जो उसको देख रहे हैं वो ये था कि अगर खान साहब एक मॉडल विलेज, एक मॉडल आप यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ही बना देते तो लोगों को बताते कि ये चीज़ है और हमने आगे लेके चलनी है, लेकिन जल्दी में गलत फैसले, ये करो वो ना करो, वापस आ जाओ, आगे करो, यहाँ पीछे फिर पलटना, जैसे कि उनकी आदत है उस पार्टी। ठीक है, आप कह रही हैं कि बार बार जो इन्होंने यू टर्न्स लिए हैं उसकी वजह से काफी हद तक आवाम में मायूसी पाई जाती है, लेकिन ये जो मायूसी है इसका नतीजा वोट की सूरत में निकलेगा, वोट किसी और के हक में जा सकता है। लेकिन क्या नजला सिर्फ पीटीआई पर गिरेगा? क्योंकि जमात इस्लामी भी इनके साथ खड़ी थी, शेरपाव ग्रुप भी इनके साथ था, लेकिन इंतखाबात में निशाना जो है, नजला जो है वो सिर्फ पीटीआई पर गिरेगा। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि अब बिल्कुल अपसेट हरगिज नहीं होगा। जैसे कि 2002 में हुआ तो फिर हमने एकदम से कॉमपरस लोग आ गए, फिर कॉमपरस को वॉश आउट किया तो एकदम से तहरीक इंसाफ आ गई। अभी आपको रिजल्ट ऐसा नहीं दिखेगा कि इमरान खान या उनकी पार्टी या तहरीक इंसाफ बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अभी भी बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं, खुसूसन यूथ में, खवातीन में उनकी बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं। अभी भी वो अच्छी खासी सीटें ले जाएंगे अगर उन्होंने ये जो लोग निकले हुए हैं घरों से सीटों की तकसीम पर और वहाँ बनीगाला जाके बैठे हुए हैं, उनको अगर किसी तरह सेटिस्फाइड कर लिया तो फिर भी पुराने रिजल्टों की निस्बत अब की बार तहरीक इंसाफ फिर भी सीटें ले जाएगी। लेकिन मेन मसला यह है कि आपने कहा एएनपी और वो जो कौमी वतन पार्टी उनकी हिस्सेदार थी। देखिए, कौमी वतन पार्टी जिस तरह के हिस्सेदार रही वो तो कोई वक्त ही नहीं था ना, कभी निकाल दिया, फिर शामिल कर दिया, फिर निकाल दिया। लेकिन जमात इस्लामी बहुत स्ट्रांग फुटेज पर खड़ी है इन पेशावर, बिकॉज उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट शुरू किया था और 2 सालों में पेशावर को बहुत खूबसूरत बना दिया था। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद 2016 के एंड में और 2017 में अगर हम देखें कि बीआरटी जब शुरू हुई तो एएनपी के पास बल्दियात था और उन्होंने जो सारा काम किया था उसको तबाह कर दिया गया। तो अब जलसों में उनके पास ये एक पॉइंट है और फिर दूसरा खैबर बैंक का जो पॉइंट है वो भी उनके बाद बहुत सॉलिड है। जमात इस्लामी के पास कुछ पॉइंट्स हैं जो लेकर वो आवाम में जा सकते हैं इन इंतखाबात में, लेकिन जमात इस्लामी ने अभी मुत्तहिदा मजलिस अमल में भी शिरकत की है, उससे कितना फर्क पड़ेगा, इनका वोट बैंक क्या होगा और मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, इस खजाना आपकी जानिब आऊंगी। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, किस सूबे में कौन हुकूमत बनाएगा और साथ ही साथ वफाक पर किसका कब्जा होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। अभी छोटा से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं किस सूबे में कौन हुकूमत बना सकता है। इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में 1 महीना 5 रोज रह गए हैं, किसने कितनी तैयारी की है, ये तैयारी कितना रंग लाई है, क्या नतीजा हो सकता है, इसी पर बात कर रहे हैं। मुजीब अहमद से हमने राबिता किया है, हमारे ब्यूरो चीफ हैं क्वेटा से। मुझे मैं चाहूँगी बलूचिस्तान के हवाले से कुछ आपसे बात करूँ, जहाँ हम देखते हैं कि हमेशा इक़्तिदार किसी और के पास लेकिन इख्तियार किसी और के पास होता है, तो कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है 2018 में। कितनी बाइख्तियार होगी अब की बार बलूचिस्तान हुकूमत? जी बिल्कुल बेख्तियार होगी, जैसे हस्बे मामूल होती है। बलूचिस्तान में असल में नजरियाती सियासत को इतना वोट पड़ता नहीं है। माजी में हमने देखा कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, बीएनपी हो, अत्ता की जमीयत भी हो, कोई एक जमात वाज़े अक्सरियत कभी भी नहीं ले सकी। हमेशा 3-4 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है और एक पार्टी ऐसी होती है जो इलेक्टेबल्स की होती है, जो हर दफा नई सूरत में सामने आती है। पहले वो नून लीग की सूरत में सामने आई थी और इस बार वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की सूरत में सामने आ रही है, जो बुनियादी तौर पे ऐसा ही महसूस होता है कि इस दफा ये सारे इलेक्टेबल्स बाप के प्लेटफॉर्म से जीतेंगे और एक मेजर पार्टी बन के उभरेंगे और इनके साथ देने के लिए मौजूद होंगे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बीएनपी अवामी और उसके साथ जेयूआई और फिर कुछ और जमातें जिनमें पीटीआई हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार होंगे और ये 6-7 मिलके फिर से हुकूमत बना लेंगे। जैसे पहले होता रहा है कि इख्तियार वाकई किसी और के पास होता है, इस दफा भी इख्तियार इनके पास नहीं होगा,
ये मिल मिला के बनाएंगे एक हुकूमत और फिर साल 1.5 साल में इनमें इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई नजरियात पे मबनी जमात तो है नहीं, इलेक्शन के लिए कायम हुई है। और जब इलेक्शन हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे, फिर इनका झगड़ा शुरू होगा कि वजीर आला कौन होगा, क्योंकि एक पार्टी में 10 के करीब उम्मीदवार ऐसे जीतेंगे जो वजीर आला बनने के ख्वाह हैं, और फिर जिसको कहते हैं कि जूतियों में दाल बटेगी, तो यही होना है यहाँ। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अब की दफ़ा भी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बाइख्तियार नहीं होगी गवर्नमेंट, लेकिन इख्तियार की बात जब की जाती है तो कौम परस्त इसमें बड़े आगे हैं, बड़े बढ़ चढ़ कर बात करते हैं कि इख्तियारात मिलने चाहिए, मजबूत हुकूमत होनी चाहिए। लेकिन 2013 में हमने देखा था कि कौम परस्तों ने पहले कागजात जमा कराए, लेकिन उसके बाद बॉयकॉट कर दिया था। तो अब की दफ़ा आप क्या सिचुएशन देखते हैं? कुछ ऐसा होगा? बॉयकॉट तो नहीं होने जा रहा? नहीं, कोई बॉयकॉट होने नहीं जा रहा। जो कौम परस्त जमातें हैं, बीएनपी मेंगल हो, बीएनपी अवामी हो, नेशनल पार्टी हो या पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, सब इलेक्शन में जा रहे हैं। अब देखना ये है कि किसको कहां से कितनी पजीराई हासिल होती है। 5 साल पश्तूनख्वा मैप हुकूमत में रही है, इसी तरह नेशनल पार्टी रही है, तो इनके हल्कों में काम जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं हो सका। ये लोग नवाज शरीफ के इत्यादी थे, नून लीग के इत्यादी थे, यहाँ हुकूमत भी चला रहे थे। हकूक की बात तो इन्होंने बिल्कुल की, आवाज भी उठाई, लेकिन हकूक हासिल करके नहीं दिए। मरकज जिस तरह 5 साल पहले बलूचिस्तान का हक मारता रहा, वो इनके दौर में भी मारता रहा, लेकिन इन्होंने उस तरह मौसर आवाज बुलंद नहीं की। मुस्लिम लीग नून का साथ देते रहे, अब तक भी नवाज शरीफ का साथ देते रहे हैं वो, लेकिन बलूचिस्तान के लिए जो हासिल करना चाहिए था वो हासिल नहीं हो सका। जो तरक्याती मंसूबे ऐलान होते थे वफाक की तरफ से, उसके फंड्स भी यहाँ पे खर्च नहीं हुए, और कोशिश ये की जाती रही कि फंड्स को किसी तरह डाइवर्ट कर दिया जाए, और इसके लिए जवाब ये बनाया जाता रहा कि बलूचिस्तान में एहलियत और सलाहियत ही नहीं है कि वो फंड इस्तेमाल कर सके। और होता ये था कि बलूचिस्तान के लिए जो बजट पीएसडीपी में मुख्तसर होता था वो खर्च नहीं हो पाता था, और फिर उसको डाइवर्ट कर दिया जाता था पंजाब की तरफ। और ये हमने गुज़िश्ता हुकूमत में भी देखा जो मुस्लिम लीग नून की थी, और इससे पहले की हुकूमतों में भी ये देखने में आया कि बलूचिस्तान के फंड्स खर्च ही नहीं हो पाते, और उसके लिए जवाब दिया जाता है कि ये लोग या तो पैसे खा जाते हैं या सलाहियत नहीं रखते, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो भी यहाँ पे वफाक के नुमाइंदा ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो राह में रुकावटें डाले और फंड्स खर्च ही ना हो पाए, ग्राउंड पे लग ना सके। ठीक है, आपने बताया कि यहाँ कौम परस्त जमातें क्या कर रही हैं, हुकूमत जो आती है वो क्या करती है, लेकिन इस सारी सिचुएशन पर माजी को देखते हुए यहाँ का वोटर क्या राय रखता है? मैं मुजीब दोबारा आपकी जानिब आऊँगी, इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी रफ़त साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप बात कर रहे थे पीटीआई की, आप बात कर रहे थे चाइना कटिंग की, जिसे आप बोल रहे हैं हल्काबंदियाँ जिस तरह से की गई हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम कुछ पीएसपी पे भी बात करें, अनीस कायम खानी का कुछ जिक्र करें। काफ़ी वसी तजुर्बा रखते हैं इलेक्शंस को लेकर, हमने देखा है कि कंट्रोल करते रहे हैं, अक्सर वो 9-0 से बैठकर वोटर्स को कंट्रोल करते रहे हैं, किस तरह से सारा अमल सरअंजाम पाएगा इस चीज़ को कंट्रोल करते रहे हैं, लेकिन अब वो मुस्तफ़ा कमाल के राइट हैंड बन चुके हैं। तो कितना फ़ायदा देंगे अनीस कायम खानी इस इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल को? देखिए, अनीस कायम खानी की जो सलाहियतें वो नज़र आ रही हैं। आपने माजी में देखा कि अल्ताफ़ हुसैन की गैर मौजूदगी में उन्होंने किस तरीके से पार्टी चलाई, और यकीनन एक बड़ा धचका साबित हुआ जब वो मुस्तफ़ा कमाल के साथ नमूदार हुए। तो वो तो उनकी जो सलाहियतें हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पीएसपी हो, एमकेएम पाकिस्तान हो या और दीगर ग्रुप आ रहे हो, देखिए जिनको जो असाइनमेंट दिया गया है वो उसके मुताबिक चल रहे हैं और वही उनको स्पेस मिली है। और यकीनन जब उन्हें किसी यकीन दहानी के नतीजे में लाया गया है तो यकीनन उन्हें कोई ना कोई जगह ज़रूर दी जाएगी, सबको उसका, सब लोगों को वो हिस्सा हासिल होगा जिसकी उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है। अब उसमें इमरान खान की जमात जिस तरीके से आगे आ रही है, यकीनन वो भी इस शहर में कहीं ना कहीं हिस्सा देगी। जमात इस्लामी भी होगी जो MMA के प्लेटफॉर्म से यहाँ मौजूद है। और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा ज़रूर इस शहर से नशिस्तें हासिल करेगी। कराची की जो हल्काबंदी जिस अंदाज से हुई है उसमें पीपल्स पार्टी कुछ सीटें ज़रूर निकालेगी, लिहाजा एक मिक्सचर आएगा। लेकिन उस मिक्सचर के बावजूद भी वो मेरे वफाक में तो मदद कर सकेगा इमरान खान की, लेकिन सूबा सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाआसानी जो है हुकूमत बनाने की पोजीशन में फ़िलहाल नज़र आती है।
वक्त के कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, या जिस कस्म के इंतखाबात का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जो कि नज़र भी आ रहा है, अगर उसके मुताबिक ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत नहीं बनानी है, तो फिर मेरे ख्याल में और बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत सारे वाक़यात रूनुमा होंगे, जिसके नतीजे में आप खुद देखेंगे कि नताइज भी उसी तरह से आएंगे। ठीक है, आपने अंदरून सिंध की बात की है, इस पर भी आपसे जानेंगे कि अंदरून सिंध में आखिर हुआ क्या कुछ है, क्योंकि खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि सखर जो है वो लंदन बन चुका है, वो पेरिस बन चुका है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय, अपना तज्जिया शेयर करें। आमिर लियाकत हुसैन जो है मजहबी हलकों में बड़े पसंद किए जाते हैं, तो कितना फायदेमंद हो सकता है पीटीआई में उनका आना, पीटीआई के लिए? देखिए, पीटीआई में उनकी जो भी पोजीशन रही है, जो हैसियत रही है, जो कुछ वो करते रहे माजी में, यकीनन लोगों ने उसे फरामोश नहीं किया है। लेकिन वो कोई ऐसी मजहबी फिगर नहीं है कि वो मजहबी जमातों से, जमीयत उलमा इस्लाम से, जमात इस्लामी से मुकाबला करने की पोजीशन में हो। जिस हल्के से वो इंतखाब लड़ रहे हैं वो भी कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी अवाम उनके हक में नहीं है। और जो माजी में वो अजीज़ाबाद गए थे, एक टेलीविज़न प्रोग्राम टीवी के साथ वो वाबस्ता थे वहाँ प्रोग्राम करने के लिए, जहाँ वो वाक़यात रूनुमा हुए, उससे भी अंदाज़ा होता है कि उनकी मकबूलियत कितनी है शहर में, लोग उन्हें किस नज़र से देखते हैं। वोटर अब भी बड़ी बालिग नजरी का मुजाहरा करेगा। कराची का वोटर बहुत समझदार हो चुका है, वो चीज़ों को अब समझने लगा है, और यकीनन 30 साल बाद जो इंतखाबात हो रहे हैं ये बड़े आज़ादाना माहौल में होंगे, कोई दबाव नहीं होगा, कोई धौंस नहीं होगी, कोई धमकी नहीं होगी। कोई दबाव, धौंस और धमकी नहीं होगी, आप ये समझ रहे हैं। आप मजहबी हल्कों की बात हो रही है, तो चौधरी साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। फरमाइएगा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है, इसको लेकर इस्लामाबाद के जो सफारती हल्के हैं, जो सफारती लोग हैं, वो क्या सोच रखते हैं? कितनी सीटें निकाल पाएगी मुत्तहिदा मजलिस अमल? क्योंकि हमने देखा कि 2002 के बाद अब 2018, 16 साल के बाद ये वापसी कैसी रहेगी? देखिए, अगर आप कैंडिडेट्स की बात करें तो इस्लामाबाद में एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। मियां असलम साहब हैं, हमेशा अच्छा कॉन्टेस्ट देते हैं। बल्कि मुझे याद है जब 2008 में काजी साहब ने, मरहूम ने ऐलान किया था बाइकाट का, तो लोग ये समझ रहे थे कि इस्लामाबाद की एक जो है यकीनी नशिस्त उन्होंने खो दी है उनके मियां असलम साहब की शक्ल में। इस दफ़ा फिर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2013 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त भी उन्होंने 22-23 हज़ार के करीब वोट ले लिए थे, एक बिल्कुल तने तनहा इलेक्शन लड़ रहे थे। इसी तरह रावलपिंडी में किसी ज़माने में पाकिस्तान मुत्तहिदा मजलिस अमल जो थी वो अच्छा कंटेस्ट किया करती थी। इस वक्त एक हल्के में उन्होंने कैंडिडेट दिया है, रज़ा शाह साहब हैं, नौजवान पॉलिटिकल वर्कर है, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। इसी तरह किसी ज़माने में लाहौर में 3-4 ऐसे कैंडिडेट हुआ करते थे मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास, जो कि अच्छा टफ कंटेस्ट दिया करते थे और किसी अलायंस की शक्ल में सूरत में वो असम्बलियों तक भी पहुँचते थे। इस दफ़ा जो है उनका वो इस तरह से एडजस्टमेंट तो अभी तक नहीं हुई। इतलात थी शुरू में कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है उनके साथ लाहौर में या किसी हल्के में कोई एडजस्टमेंट करे, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ज़्यादातर सीटें जो हैं जो उनके सिटिंग MNAs को दी जा रही हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई सीट एडजस्टमेंट वहाँ पर होगी। तो MMA जो है उसको मरकज़ में या पंजाब में तो कोई बहुत बड़ा सीरियस फिनोमिना के तौर पर नहीं लिया जा रहा। अलबत्ता मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है KPK में फरजाना ज़्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन KPK में भी 3-4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज या 3-4 ऐसे रीजन्स हैं, मालाकान डिवीज़न है, दीर है, पेशावर शहर है, कुछ बन्नू वगैरह है, DI खां है। मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो अच्छा कंटेस्ट देती है। बुनियादी तौर पर पंजाब और इस्लामाबाद में जो मुकाबले होने जा रहे हैं 5 या 6 हल्कों के, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत नुमायाँ हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, कमर जमा कायरा साहब हैं, या साउथ में कुछ उम्मीदवार हैं। बाकी तमाम हल्कों में 141 हल्के जो हैं उनमें मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में होगा, या कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पर जो जाती हल्के हैं लोगों के इलेक्टेबल्स जिनको कहा जाता है, पीछे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुकाबले में कहीं आपको दिखाई नहीं। चौधरी साहब आपने ये फरमाया। अनवार साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, पंजाब की हम बात कर रहे थे, अभी हम देख रहे हैं मरियम नवाज साहिबा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, कुलसूम नवाज साहिबा अलील हैं, हमारी दुआ है अल्लाह मियाँ उनको जल्द सेहतयाबी दे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पूरी मुहिम को लीड कौन करेगा पंजाब में? अब सिर्फ इसलिए नहीं कि मरियम साहिबा वहाँ है, अगर वो वापस भी आ जाती हैं तो क्या मियाँ शहबाज साहब इसको लीड कर रहे होंगे, और क्या वो अपनी उसी सॉफ्ट लाइन पर ले रहेंगे जो उनके खासा है, या वो अब वो हार्ड लाइन जो है अपनाएंगे जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ मंसूब की जाती है? नहीं, अब वो सूरत हाल तो नहीं रही, क्योंकि 21 तारीख को उन्होंने ऐलान कर दिया वो लंदन से वापस आ रहे हैं।
उनका प्रेस रिलीज जो है अभी जारी हुआ है, तो इसका मतलब है वो कैंपेन को संभालने के लिए 21 तारीख को वो पहुंच रहे हैं और यकीनन वो कैंपेन अपनी दोबारा शुरू करेंगे। और जब मरियम नवाज अगर वापस आ गई, अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे, तो यकीनन वो भी उसमें बड़ा हिस्सा डालेंगी कैंपेन में। अब लाहौर के मार्के में जो सबसे नुमाया है, इमरान खान की बात हो रही थी, तो पंजाब में एक तो उनका आबाई हल्का मियाँ वाली है 95 NA 95, वहाँ से उनके आज तो कागजात मुस्तरद हो गए हैं और इम्कान होता है कि ट्रिब्यूनल में जाके दोबारा उनके कागजात जो है वो मंजूर हो जाएं। और दूसरा जो लाहौर में सबसे बड़ा मार्का जो है वो साद रफीक के साथ इमरान खान NA 131 से जो है वो मुकाबला करेंगे और बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा। इसके अलावा PTI के लाहौर में कोई इतने नुमाया उम्मीदवार नहीं है जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकाबले में आए हों, और लेकिन बहरहाल एक सीट जो है 13 नशिस्तों में से पिछले इलेक्शन में सिर्फ शफकत महमूद जो है वो PTI के कामयाब हुए थे, बाकी 12 नशिस्तें जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ली थी। और जैसे बात हो रही थी कि डेंट पंजाब में सिर्फ जनूबी पंजाब के इलाके में जो है वो 20 से 25 MNA और अनवर हाशमी साहब, बड़ी माज़रत खत्म हुआ है। लाहौर की सूरत हाल, पंजाब की सूरत हाल बता रहे थे रफत सईद हमारे साथ कराची से, मुजीब बलोचिस्तान से, तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद से, जबकि फरजाना मौजूद थी पेशावर से। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम स्पॉटलाइट के साथ। आज के साथ रहिएगा।